हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में हम लोगों ने मौर्य काल तक अब तक पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग मौर्योत्तर काल जैसे किसी भी ऐतिहासिक टाइम फेज के बारे में जानकारी के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मौर्योत्तर काल के भी कुछ जो उपलब्ध स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइस, 4 से 5 पार्ट में ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। मौर्योत्तर काल सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप उसको नोट डाउन करते चलें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार भेजते रहें। काल के भी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमें उस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला नाम आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है धनदेव का अयोध्या अभिलेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये सभी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे मौर्योत्तर काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इनमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो है, उसमें हमें संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम बड़ा लेख देखने को मिलता है। लक्ष्मी के साथ विष्णु के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में दिया है, तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट है सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख एक साथ अगर किसी अभिलेख में देखने को मिलता है, एकमात्र अभिलेख जो है वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के लिए बेगार नहीं किया था। गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उस समय उनके गवर्नर वहाँ पे पुष्यगुप्त थे। और वहीं पर अशोक के समय में भी उसमें कुछ मरम्मत का कार्य कराया गया था और उस समय वहाँ के गवर्नर दुशास्प थे। रुद्रदामन के समय काल में भी उसमें कुछ मरम्मत का कार्य कराया गया था, समय समय पर मरम्मत का कार्य कराया गया था। तो रुद्रदामन के समय काल में भी कुछ कार्य कराया गया था, लेकिन उसके लिए रुद्रदामन ने जो भी कर्मचारियों को रखा था उनको उसने वेतन दिया था, बेगार नहीं कराया था। बेगार यानी मुफ्त में कार्य नहीं लिया था उनसे, बल्कि उसके लिए उनको वेतन दिया था। नेक्स्ट है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख के बारे में जब हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की विजय उपलब्धियों का उल्लेख तथा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में हमें पुष्यमित्र शुंग की विजय उपलब्धियों तथा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। धनदेव कौन था? धनदेव पुष्यमित्र का दरबारी था, तो इसने यह एक अभिलेख लिखवाया, अयोध्या अभिलेख के नाम से जाना जाता है। धनदेव पुष्यमित्र का दरबारी था और धनदेव के अयोध्या अभिलेख में हमें क्या देखने को मिलता है? पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका राजा था, उसकी विजय उपलब्धियों के बारे में हमें उसमें देखने को मिलता है तथा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें उसमें देखने को मिलती है। गाइस, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप सभी चीज़ों को नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई सा भी पॉइंट स्किप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हाथी गुम्फा उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। खारवेल चेती वंश का राजा था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है और खारवेल चेती वंश का राजा था। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। 13वें वर्ष तक के शासन की जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से देखने को मिलती है। मगध पर आक्रमण कर जिनकी प्रतिमा को वापस कलिंग लाया था। प्रश्न बनता है, मगध पर आक्रमण कर जिन की प्रतिमा लाने वाला कौन सा राजा था? तो वह फिर कौन था? खारवेल था। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलती है। खारवेल को भिक्षराज, धर्मराज और राज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। खारवेल को भिक्षराज कहा जाता है, धर्मराज या फिर राज ऋषि के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नानाघाट अभिलेख। अगर हम नानाघाट अभिलेख के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम नानाघाट अभिलेख को सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने लिखवाया था, जो कि महाराष्ट्र में है। नानाघाट अभिलेख कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में अभिलेख है, महाराष्ट्र में है। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है और इसको लिखवाया था नागनिका ने, जो कि सातकर्णी प्रथम जो एक सातवाहन वंश का राजा था।
उसकी पत्नी नागनिका ने महाराष्ट्र में एक अभिलेख लिखवाया, नानाघाट अभिलेख के नाम से जाना जाता है, और इसमें पति की उपलब्धियों का उसने उल्लेख किया। नानाघाट अभिलेख में नागनिका ने अपने पति सातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश का एक राजा था, उसकी उपलब्धियों का उल्लेख इस अभिलेख में किया है। नेक्स्ट, नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति जो कि प्रशंसा के लिए लिखवाया गया एक लेख था। इसको हम प्रशंसा पत्र भी कह सकते हैं, जिसमें प्रशंसापूर्ण बातें लिखी हुई हैं। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा के बारे में हमें नासिक प्रशस्ति में देखने को मिलता है, जो कि एक प्रशंसा पत्र या प्रशंसापूर्ण बातें, इसमें प्रशंसा पत्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रशंसापूर्ण बातें लिखी हुई हैं। और किसके बारे में लिखी है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि एक सातवाहन वंश का राजा था। लिखवाया किसने था? गौतमी बालश्री, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी। उसने अपने पुत्र की उपलब्धियों के बारे में या अपने पुत्र की प्रशंसा के लिए एक लेख लिखवाया, जो कि नासिक प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या उल्लेख है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख है, और उससे विभिन्न देवी देवताओं से तुलना किया गया है। नासिक प्रशस्ति में गौतमी बालश्री, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी, उसने अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का राजा था, उसके बारे में प्रशंसापूर्ण बातें लिखवाई, और उसमें उसकी विभिन्न देवी देवताओं से तुलना की, जिसे हम राजत्व का दैवीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इसमें दो शब्द देखने को मिलता है। एक है त्रिसमुद्रतोय पितवाहन और दूसरा एक ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इसमें दो शब्द देखने को मिलता है। पहला है त्रिसमुद्रतोय पितवाहन और दूसरा एक ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट है अमरावती अभिलेख। अमरावती अभिलेख के बारे में जब हम बात करें तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी एकमात्र सातवाहन वंश का राजा था जिसका कोई अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिला है। अमरावती अभिलेख में वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में लिखा है, और अमरावती अभिलेख वशिष्ठ पुत्र पुलवामी द्वारा लिखवाया गया था, और यह एकमात्र सातवाहन वंश का राजा था जिसका कोई अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट गाइस, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई सा भी पॉइंट स्किप नहीं किया जा सकता, तो आप प्लीज़ इसको सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और कोई सा भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें यह एक मरणोत्तर काल एज ए टॉपिक हो, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीएससी हो या वनडे एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर अप की गई हैं। नेक्स्ट है हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख। हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख जो कि विदिशा मध्य प्रदेश से मिला है। हेलिडोरस कौन था? यह एक यूनानी राजदूत था। हेलिडोरस एक यूनानी राजदूत था। इसका एक हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख हमें विदिशा मध्य प्रदेश से मिला है। और हेलिडोरस कौन था? यह एक यूनानी राजदूत था। इसे भेजा किसने था? तक्षशिला के एक यूनानी मूल के राजा कीडस ने हेलिडोरस को भेजा था। और किसके समय में भेजा था? शुंग काल में नवे राजा भाग्यव्रत के समय में इसे भेजा था। ओके गाइस, जानकारी क्या प्राप्त होती है यहाँ से? जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो यह लेख एक गरुड़ स्तंभ पर लिखा है। हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हमें जानकारी, इसके बारे में इससे जो एक जानकारी प्राप्त होती है कि ये किस प्रकार का अभिलेख है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि यह लेख एक गरुड़ स्तंभ पर लिखा है। समर्पित है, किसको समर्पित है? वासुदेव कृष्ण को समर्पित है। यह वासुदेव कृष्ण को समर्पित है हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख। तीसरा पॉइंट है दूसरी सदी बीसी में भारत में भागवत धर्म का विकास हो चुका था। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है 2nd सेंचुरी बीसी में भारत में भागवत धर्म का विकास हो चुका था। नेक्स्ट, स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्कों से अगर हम देखते हैं तो पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। यहाँ से सिक्कों की अगर हम बात करें तो पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यहाँ से देखने को मिलता है। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन राजाओं द्वारा चलवाए गए थे। पहली बार स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में हमें देखने को मिलता है। सिक्कों से जो स्रोत हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार के सिक्के उस समय काल में चलवाए गए, तो पहली बार स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन हमें देखने को मिलता है वह मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के भी इसी काल में चलवाए गए थे। सर्वाधिक सिक्के भी इसी समय काल में जारी किए गए थे। अर्थव्यवस्था सर्वाधिक अच्छी इसी समय मौर्योत्तर काल में थी।
ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार अवश्य भेजें। धन्यवाद।